बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भीगे हुए परों से तू परवास करके तो देख, भीगे हुए परों से तू परवास करके तो देख, अंजाम तो मेरे रब करीम के हाथ है, एक बार तो आगाज करके तो देख। वही वाले मजलिस के डाइस पर बैठे सदर साहब, आपके इस हल्के के एमएलए अहमद बलाला साहब, सरजमीन हैदराबाद के रुकन पार्लिमेंट अली जनाब बैरिस्टर सफरुद्दीन अवीसी साहब, यहाँ बैठे मेरे तमाम दोस्तों साथियों, मेरी आवाज़ घरों तक पहुँच रही हो तो घरों में बैठी मेरी इज्जत नशीन पाक दामद मावत, अस्सलाम वालेकुम। 2009 में जब लोकसभा और असेंबली के इंतखाबात हुए तब भी मैं आपके बीच था। आज 2014 है, आज भी मैं आपके बीच हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आप तक पहुँचना ये नहीं है कि मैं तकरीर कर चला जाऊँ। मेरा मकसद ये होता है कि जब तक एक एक जहन के अंदर तब्दीली की लहर ना आ जाए, जब तक एक एक जहन के अंदर इंसानी हमदर्दी का खून जोश न मारे, तब तक इन्हें जगाना पड़ेगा, तब तक इन्हें होशियार करना पड़ेगा। और हैदराबाद में जमीन एक तारीख रही है। जरा खामोश बैठेंगे बच्चे, पीछे बैठे हो तुम। हैदराबाद की सरजमीन की एक तारीख रही है कि जब भी किसी मजलूम ने पुकारा हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, चाहे वो आसाम की सरजमीन पर हो, चाहे वो गुजरात की सरजमीन पर हो, चाहे वो भागलपुर का फसाद हो, चाहे वो बंबई का बम ब्लास्ट हो, चाहे वो 93 का बंबई का फसाद ही क्यों ना हो, चाहे नांदेड़ शहर का बम ब्लास्ट और फसाद ही क्यों ना हो, चाहे औरंगाबाद का फसाद ही क्यों ना हो, चाहे मालेगांव का फसाद ही क्यों ना हो, चाहे परभनी के उस ख्वाजा यूनुस के जिंदा चेहरे पर रोजे की हालत में गिरे हुए पेशाब की भी सूरत में पुकारा तो हैदराबाद की मजलिस को जावाज। ये हैदराबाद की मजलिस की खुशकिस्मती है और मैं आपको सलाम करने के लिए आता हूँ कि हम इतने मजबूर हैं कि अगर हम पर जुल्म भी हुआ तो हमको कोई पुकार कर आवाज देने की हमारे पास कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई सियासी ताकत नहीं। अगर हमारे पास कोई जुल्म होता है तो मजबूर और बेकस लाचार बैठते हैं और इस उम्मीद पर कि हैदराबाद से एक आवाज उठेगी, वो हम तक पहुंचेगी, हमारे पास भी आएगी और हमारी मदद करेगी। मैं आपको इसकी मिसाल भी देना चाहता हूं। लेकिन जब तक कुर्बानियां नहीं दी जाएंगी, तारीख नहीं बनती, जब तक आप अपने जज्बात को, अपने ईमान को कुर्बानियों के दामन में नहीं तोड़ोगे, तब तक तारीख नहीं बनाई जा सकती है। और आज मलकपेट में जो तारीख बनी है, मैं अखबारात के जरिए मुताला कर रहा था। मैं पिछले 26 मार्च से 14 अप्रैल तक मैं अभी यूपी के दौरे पे था। जब साबिर साहब का फोन आया, जब सदर साहब का फोन आया कि आपकी हैदराबाद में जरूरत है चले आइए, मैं चले आया। और तब मैंने यहाँ अखबार में देखा कि इस हल्के असेंबली के अंदर एक ऐसी अजीब व गरीब साजिश रची जा रही थी ताकि यहाँ से मुस्लिम वोटों को डिवाइड कर कर, यहाँ के मुस्लिम वोटों को तकसीम कर कर उस फिरका पर ताकत को मौका दिया जाए जो इस देश के मुसलमानों को न सिर्फ कुचलने का मंसूबा रखती है बल्कि सिर्फ उनको बर्बाद करना चाहती है। लेकिन मैं उन पर कुर्बान जाऊं, उनके उस जज्बे पर कुर्बान जाऊं। कुछ लोगों ने मुझे अपनी जाति तारुफ भी कराया, हाँ वो बाबू भाई हो या नूर भाई हो या फेरोज भाई हो, आपके जज्बात को सलाम। आपने हैदराबाद की इस सरजमीन पर बदनुमा दाग लगने से रोक दिया। आप वाकई कुर्बानी के हकदार है, आप हमारे सलाम के हकदार है। अहमद बलाला जिस हल्के में रहते हैं, मैंने कारपोरेशन में भी यहाँ तस्वीर की। इस हल्के के अंदर जो डेवलपमेंट है, कभी आप हमारे महाराष्ट्र के अंदर आइए, एक मेंबर है पार्लियामेंट में भी इतना डेवलपमेंट नहीं किया होगा जो यहाँ एक कंपनी के लोग करते हैं। और यह आपके इत्तेहाद की ताकत है, यह आपके इत्तेहाद की ताकत है कि जब भी कोई जुल्म हुआ हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में तो आंखें उठी तो हैदराबाद की तरफ। असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, अहमद बलाला, ये हैदराबाद का इत्तेहाद अब हमारी मदद के लिए चल कर आएगा। आप जानते हैं जब फेरी सबरों का वाकया हुआ, मैं इस वक्त बहुत छोटा था, मैंने आपको शायद 2009 के जलसे में ही बताया था। जब मैं 11 साल की उम्र थी, मैं स्कूल का बच्चा था, 4वीं क्लास में था। उसके बाद 7 दिसंबर को पूरे मुल्क के हालात बदल गए।
दंगे की शक्ल अख्तियार कर गई, कई फसादात हुए और ये हमारा हक था। अगर तुम पर उंगली उठाते हैं तो पूरा महाराष्ट्र बंद कर दिया जाता है। अगर उत्तर भारत की सड़क पर जिंगाना करते हैं तो ये मनसे का राज ठाकरे उत्तर प्रदेश के लोगों को बम्बई में घेर घेर कर मारता है। जब मेरे रब्बुल करीम की बारगाह टूट गई तो हिंदुस्तान का मुसलमान सड़क पर आ गया था। इसके बदले में क्या मिला? लाठियां और गोलियां मिली हमको। उसका एक शिकार मैं भी था। जब 11 साल की उम्र में मेरे पैर पर गोली लगी, बेसरो सामान दवाखाने में इमदाद की मोहताज नजरें उठाए पड़े थे कि शायद कोई मदद को आएगा। इतनी शिद्दत का दर्द था। रात का वक्त था, सर्दी का मौसम था और जब रात होती तो दर्द का आलम यह होता कि दिल ये करता था अल्लाह इस दर्द से बेहतर तो मौत थी, लेकिन सब्र कर लेते और रात को आंखें बंद कर कर ऐसा महसूस करवाते थे अपनी वालदा को कि मैं सो गया हूं। और उनके सोच वो जब ये महसूस करते थे कि मेरा बच्चा सो गया है तब वो सो जाते थे। तब हम रातों में उठकर मैं, मोहम्मद खाजा, मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद इस्माइल और अब्दुल बाकी हम पांचों मिलकर रोते थे। एक दो मरतबा जब वालदा ने देखा और जब उसके आंसू निकल गए तो उस दिन यह एहसास हुआ क्या हुकूमत हिंदुस्तान मासूमों पर जुल्म किए। मेरी माँ के आंसुओं की कसम, जब तक इस जमीन पर जिंदा रहूंगा न तुमको सोने दूंगा न मैं चैन से सोऊंगा। क्या जुल्म, क्या फसूल था 11 साल के बच्चे का। और जब दवा खाने में हम गोलियों के इंतजार में थे, दर्द का यह आलम था कि इंजेक्शन देने को तैयार है। अचानक एक शख्स आया। जब 13 दिसंबर हो चुकी थी, 7 दिन का वक्फा गुजर चुका था, एक शख्स ने आकर बोला कि मेरे इन बच्चों के साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है। पता नहीं, मैं छोटा बच्चा न मैं सियासत को जानता था न हिंदुस्तान की तारीख को। उन्होंने कहा कि ये है फ्रेंड, ये चीकू और ये सेब, इसको खाओ बेटे। मैंने कहा इसको खा के करेंगे क्या चाचा? अरे दर्द इतना है कि खाने की हिम्मत नहीं है। आनंद फानन के अंदर पूरे दवाखाने का अमेला जगह पर आ गया और जब उनके आने के बाद जब दवाखाने का अमेला इमदाद देना शुरू करता है, दवाई गोलियां देना शुरू करता है, मैंने उनसे पूछा कि आप 3000 रुपए दे रहे हैं, ये चीकू दिया, आप सेब दिए, मुझे ये तो बताओ कि महाराष्ट्र में ये मर्द कहां पैदा हो गया। तो उन्होंने कहा बेटे मैं आपके महाराष्ट्र का नहीं हूँ बल्कि मैं पूरे हिंदुस्तान का सालारे मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी हूँ जो हैदराबाद से चलकर अपने बच्चों की खिदमत के लिए आया। जब मुझे एहसास हुआ कि अगर एक असदुद्दीन अवैसी महाराष्ट्र में होता तो बाल डाले तेरी गुद्दी से जबान में अकेला भी खींच सकता था, लेकिन हम मजबूर है, हमारे पास हयादत नहीं है, ताकत नहीं है। अभी हमने शुरुआत की है, नांदेड़ शहर के अंदर हमने 11 कारपोरेटर चुन के लाए। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं उसके घर की तरफ। मेरा मकसद ये है कि जिस इतिहास को हमारे आबा व अजदाद ने इतनी कुर्बानियां देकर कायम किया, चंद हथियार और चंद हमारी सफों में खड़े रहने लोग चाहते हैं कि इतिहास टूट जाए और हम इंतजार के खतर पर आ जाए। अल्लामा इकबाल ने बड़ा अच्छा शेर कहा था कि टूटे हुए तारों को कोई कदमों में भी जगह नहीं देता, टूटे हुए तारों को कोई कदमों में भी जगह नहीं देता। जब घर से बिछड़ जाए एक बेटा तो पड़ोसी भी सहारा नहीं देता। ये हकीकत है हमारी। वक्त की कमी है, काफी मुकर्रिरीन है। मैं आपको ये बताना की कोशिश कर रहा हूं कि जो साजिश इस विरुद्ध में, इस साजिश का जो खेल खेला जा रहा है, इससे आपको बहुत होशियार रहना होगा। आपको इस साजिश का सामना करना होगा। आप जानते हैं इस मुल्क का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहता है? पिछले 6 महीने से टीवी पर, अखबार पर, देखो जो बात मैं बोल रहा हूँ इस स्टेज पर बोल रहा हूँ। ये जमीन अल्लाह की है और यहाँ खड़े होकर सच बोलता हूँ। और सच बोलने के लिए किसी माई के लाल ने ऐसा लाल ही नहीं चली कि जो एडवोकेट अनवर फारूकी को रोक दे। सच बोलने के लिए हिंदुस्तान में आजादी है और ये हमारा फायदा इसका हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। जरा नरेंद्र मोदी के सियासी कैरेक्टर पर नजर डालिए, जिसने अपनी दीदी के होने का ही वजूद ने बताया, तो तुमको हिंदुस्तान में होने का वजूद देगा। जब आवाजें निकलना शुरू की मीडिया की तरफ से तो हल्लू से बोल दिए कि हाँ मेरी एक पत्नी मध्य प्रदेश में रहती, बोले एक, हाँ बोले एक रहती। जब उसका इलेक्शन ऑफिस में नाम लिखा गया, जो अपने खुद की बीवी
जिसको हम अपनी शरीक हयात कहते हैं, जिसके साथ जिंदगी के अज़वाज की जिंदगी गुजारते हैं, तुम उसके होने का ही वजूद मिटा दिए। कल को हिंदुस्तान के मुसलमानों का वजूद कितने खतरे में आएगा आप में से कोई नहीं जानता। मैं वक्त को मजबूर होते हुए खामोश हूँ, क्योंकि आगे दो बड़े जलसे हैं होने हैं जब मैं आपको हकीकत बताऊंगा। क्योंकि जब 2002 में गुजरात फसाद हुआ था, मैं गुजरात फसाद के अंदर 11 दिन एक रिलीफ कैंप के साथ था। मैं गुजरात का चश्मदीद और जिंदा गवाह आपके शहर हैदराबाद में हूँ। मैं उसकी पूरी तारीख खोल दूंगा, वहां फिर आगे जो होना हो जाए, लेकिन हकीकत मेरी कौम के कानों तक आनी चाहिए। आप लोग टीवी का मुझे देखते हैं, वो जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है। आप लोग टीवी देखते हैं, IPN 7 चैनल आपने देखा होगा, उस पर एक जुबैदा नाम की लड़की ने अपना इंटरव्यू दिया था, जिसमें कहा था, इंटरव्यू में उसके चेहरे पे एक पर्दा डाल दिया गया था ताकि उसका चेहरा पहचाना ना जाए। अगर चेहरा पहचान लिया जाता तो उससे बेहतर क्या जिंदगी खत्म हो जाती। और जब उसने इंटरव्यू दिया, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, भले ही आप कैमरा में रिकॉर्ड करो, टेलीफोन में करो, जो करना है करो, जो बोलना है तो मैं बोलूँ। उसने इंटरव्यू दिया था कि मेरे घर में हम 7 मेंबर रहते थे, मैं, मेरा शोहर, मेरी 2 बेटियां और मेरी एक बेटी हमद से थी। 4-8 नौजवान हमारे घर में त्रिशूल और तलवार लेकर घुसते हैं, हर माधव का नारा लगाते हैं। मेरी हामिला बेटी का पेट चीरा और उसके पेट से बच्चे को निकाल कर ये कहकर काट दिया कि कल ये बड़ा होकर हमारा दुश्मन बनने वाला है। मैंने ये सब मंजर देखती रही, और जब मैं बच गई और जब मुझे कैंप में लाया गया तब मैंने इंटरव्यू किया था। इतने सालों के बाद, यही कोई 10 साल गुजरने के बाद उस इंटरव्यू को पेश करते हैं। ये साजिश नहीं तो क्या है? अब इसलिए पेश करते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इनके साथ आ जाए। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश को 2 हिस्से किए, तेलंगाना बना दिया, हम नहीं। आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया, कोई गम नहीं। लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासत में मजलिस के बगैर ना तो बीजेपी हुकूमत बना सकती है, ना कांग्रेस बना सकती है। हमारी आपको वोट देनी पड़ेगी, और हम ऐसे ठीक देने वाले नहीं हैं। जब आप हमारी ताकत लेना चाहते हैं तो हम अपने सवालात रखेंगे, उन जवाबात पर अगर आप उतरेंगे तो आपका सपोर्ट किया जाएगा, वरना आपकी भी जरूरत नहीं है। हमारी कौम हमारे साथ खड़ी है। आज इत्तेहाद की जरूरत है। आपका इत्तेहाद ही तो मैं चल कर आया हूं। आपके इत्तेहाद की बुनियाद पर ही तो परसों मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। शामली के अंदर एक मामूली बात को दंगे का रूप दिया गया, एक मामूली सा वाकया था जिसको इतना बड़ा रूप दिया गया, जिसमें 57 लोग मारे गए और 140 लोग घायल हैं। आज तक कुछ दंगे की तहकीकात नहीं हुई। इस मुल्क में सिर्फ तहकीकात होती है, सिवाय आंध्र प्रदेश को छोड़कर। यहाँ तहकीकात का चांस ही नहीं देते दोनों भाई, सीधा 2020 मैच खेलने का रहता। लेकिन हमारे पास सिर्फ कमीशन बनता है, तहकीक होती है, कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। वो भी गुजरात के लोग, वो भी मुजफ्फरनगर के लोग ऐसे बम मारेंगे। 75 बच्चे सर्दी की कड़कड़ाहट में मर गए। अरे हमारे लाल पर अगर एक खांसी की खरोच आ जाए तो माँ बाप की नींद उखड़ जाती है। ये कौन सी हुकूमतें हैं जो हमारे बच्चों को मरता हुआ देखती है, हमारे कटी हुई अजमतों को देखना चाहती है, हमारे खून को देखना पसंद करती है? इन हुकूमतों से आंख में आंख मिलाकर लड़ना पड़ेगा, और इस आंख में आंख मिलाकर लड़ने के लिए आदमी के पास सच्चाई की जरूरत पड़ती है। जिसका मन सच्चा हो, जिसका दामन सच्चा हो, जिसकी क़यादत सच्ची हो, जिसकी सियासत सच्ची हो, वही आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं। और वो क़यादत आज पूरे हिंदुस्तान की नजरें असदुद्दीन अवैसी पर रुकी हुई है कि वो दिल्ली की पार्लियामेंट में आएंगे। पूरी दिल्ली की हुकूमतें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, हर कोई ये कोशिश में लगा हुआ है कि असदुद्दीन अवैसी दिल्ली की पार्लियामेंट में ना पहुंचे। अगर ये यहाँ पहुंच गया तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की अकेली क़यादत करने के लिए काफी। अब आप सोचते होंगे कि अकेले का सवाल कैसा पैदा हो रहा है। एक मरतबा इस बात को बता दूं, वक्त की कमी है। एक मरतबा पार्लियामेंट के अंदर एक प्रपोजल चल रहा था, रिडक्शन ऑफ पैरामीट्रिक्स ऑफ पेरिस, यानी कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं किए जाएंगे। इस बिल पर पार्लियामेंट के अंदर बहस शुरू हुई। ये बहस 7 दिन तक चलती रही। इस बहस में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए 553 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 44 मुसलमान MP थे। लेकिन किसी ने इसमें बहस में ये विरोध नहीं किया कि इस हमारे मजहब के, इस हमारी शरीयत के अंदर दखल देने वाले आप कौन?
अभी एक प्रपोजल आया था 2 महीने पहले, आरएसएस के अध्यक्ष भागवत साहब कहने लगे कि अब हमको भी 5-5 बच्चे पैदा करना पड़ेगा। वो नहीं लगती बेटे उसको, मजाक नहीं है 5 बच्चे पैदा करना। लेकिन जब ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, सब लोग उस पर खामोश बैठे रहे, मरहूम नहीं रहे। लेकिन आज उनकी यादें, उनकी अल्फाज सीने को चुभते हैं, जबान पर अल्फाज बनकर निकल के आते हैं। उन्होंने अकेले 7 घंटे 45 मिनट तक बहस किया और इस बिल को कैंसिल कराया। उस वक्त लालू प्रसाद यादव पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलने लगे, जनाब सलाउद्दीन अवैसी साहब का पार्लियामेंट में तुम अकेले ही हो, तुम्हें बोलने के लिए भेजा गया है और यहाँ बैठे मुसलमान नहीं कहोगे। सदर साहब ने खड़े, माफ कीजिएगा, सालार साहब ने खड़े होकर पूछा, लालू जी आपके पास भैंसें कितनी है? तो कहने लगे 500 भैंसें हैं, तबेले में है। बोले हाँ, क्या घर में छोड़ेंगे? खुला रोड पर छोड़ देंगे? बोले हाँ, तबेले में है। कहेंगे आपके पास, सालार की आवाज में दम था, हेले कितने है? कहा एक है। जब आपको एक हेला 500 पे काम कर सकता है तो एक सालारे मिल्लत क्या इस पार्लियामेंट में बहस नहीं कर सकता? जब वो एक पर भारी है तो मैं आपकी पूरी पार्लियामेंट पर अकेला भारी हूँ। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर उंगली उठाओगे तो सारे मिल्लत पार्लियामेंट चलने नहीं देगा, ये गेट बंद कर दिए जाएंगे। ये क़यादत चाहिए, ऐसी सियासत चाहिए। और आज जो हमने सीटें लड़ाई है यहाँ पर मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, हम थोड़े थोड़े धीरे धीरे, जब 1983 में पहली बार सालारे मिल्लत चुनकर आई, आज धीरे धीरे हमारी ताकत बढ़ती गई और हमें उम्मीद है कि जो 30-32 सीटें लड़ाई गई है, कम से कम 30 से 25 का टारगेट पूरा करेंगे। और यहाँ की असेंबली के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताईद के बिना कोई भी, चाहे वो टीआरएस हो या वाईएसआर हो, मेरे को नामा याद नहीं है, टीडीपी, ये टीडीपी और बीजेपी एक ही बात। आप बिल्कुल इस गलत फहमी को ध्यान से निकाल दीजिए। टीडीपी और बीजेपी, लास्ट में दोनों पी है, ये दोनों आपको पीने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये फिदाओं से दूर एक अपनी अच्छी सलाहियत की ताकत बनाइए और अपने इतिहास का, अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए। और आने वाली 30 तारीख को अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और इस हल्क़े असेंबली मलकपेट से अली जनाब अहमद बलाला साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। मैंने तकरीर की है, क्या मेरी तकरीर में कहीं आपको कोई बात गलत नजर आई है तो आप बताइए। मुझ में सच्चाई जो है मैंने पेश की। अब मुझे आप हाथ उठाकर बताइए कि आप हमें वोट देने के लिए तैयार हैं? मैं इतनी दूर से चलकर आया हूं तो आपके सामने मेरा हक है, मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्योंकि ये मेरा हक है, मैं अपने कौम से बात कर सकता हूं। और मुझे यकीन है और मैं आपसे ये वादा कर जा रहा हूं इस मंच से, इस देश से, कि 30 तारीख के दिन आप वोट कीजिए, 16 तारीख को रिजल्ट निकलेगा और दारुल सलाम के अंदर फतेह जश्न मनाया जाएगा। मैं आपको एक तारीख की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2004 में मैंने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक तकरीर की थी, जिस पर मुझे 2 साल के लिए बैठ लगा था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दारुल सलाम के अंदर वो तकरीर सुना दूंगा। वहाँ कोई पाबंदी नहीं होती, वो हमारी जाति का है। लेकिन आपको ये सीटें लानी है, कोशिश करनी है, मेहनत करोगे तो अल्लाह फल देता है। हमारा यकीन अल्लाह की जात पर है। कोई टीपी बीजेपी कुछ हमारा कर नहीं सकती, हम किसी से डरते नहीं। आज हिंदुस्तान के अंदर, खैर ये तो हैदराबाद है, यहाँ पर पूरी मुस्लिम मेजोरिटी, यहाँ वोटों का कोई मसला नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यूपी में, बिहार में, जहाँ भी चले जाइए, सब एक ही जगह एक ही बात बोली जा रही है, मोदी आएगा, मोदी आएगा, आपके वोट फूट जाएंगे। मैंने कहा यार ये क्या मोदी मोदी बार बार बोल के मेरे आपको नापाक कर रहे घड़ी घड़ी आप। मोदी कोई ताकत नहीं रख सकता इस मुल्क के अंदर। हम वो है जिसने कलमा पढ़ा तो फिरौन चौखट में आके गिर गया। हम वो है कि हमने कलमा पढ़ा तो नमरूद घुटने चाटने लगा। एक मामूली लंगड़े मच्छर ने नमरूद को जमीन पर गिरा दिया। उसकी जिंदा मिसाल आज मिस्र में नमरूद की लाश है कि जिसको इतनी ताकत का घमंड था कि जिसने जमीन पर जन्नत बनाई थी, दोज़ख बनाया था, और जब मायना करने के लिए पैर रखा तो एक मच्छर उसके नाक में घुस गया, वो भी आधे पर वाला, और उसने उसको दरवाजे पर ही मार दिया। आज भी उसकी लाश मिस्र के शोरूम में रखी हुई है, इबरत के लिए, बताने के लिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुमको दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती। जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ है, दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती। और जिसके दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया तो ये मच्छर भी भारी लगता है। अगर अल्लाह का खौफ है तो ऐसे बुश तो हमारे पैरों पे रोंदते हैं। उसकी मिसाल सद्दाम हुसैन आपके साथ।
اس لیے اللہ کا خوف پیدا کرو، بے خوف ہو کر 30 تاریخ کے لیے آپ بھی ووٹ کیجیے، اپنے دوست احباب، اپنے رشتے دار دور دراز سے ان کو بلا کر ووٹ کرائیے۔ پچھلے سال 2009 میں 30,000 کے قریب ووٹ کچھ ملے تھے شاہد احمد بلالہ صاحب کو، اس بار 50,000 کا آنکڑا طے کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ 16 تاریخ کے دن جو رزلٹ نکلے گا دارالسلام میں آپ کے سامنے وہ تقریر میں پیش کروں گا۔ میں اپنی چھوٹی تقریر کو اور بھی آگے چل ہے کرنے کا ایسا مطلب کہ میں چل جاؤں گا برابر یہاں تمہارے ساتھ ہوں، 28 29 تاریخ تک آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد پھر میں یہ جو ڈرا رہے نا اس کا بینڈ بجانے کے لیے جانا ہے میرے کو آگے، یوپی کے دورے سے میں یہاں ڈائریکٹ آیا ہوں۔ پھر بھی انشاءاللہ میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ میں نے بڑے عزم اور حوصلے سے کھولی ہے زباں، اللہ تو مدد کر دینا۔ بڑے بڑے حوصلے اور عزم کے ساتھ کھولی ہے زباں، اللہ تو رحم کر دینا۔ اس قوم میں کبھی کوئی انتشار ڈالنے والا آئے، اللہ آنے سے پہلے اسے اپنے پاس بلا لینا۔ خدا حافظ۔ علی جناب مصطفیٰ عابد سنگھ صاحب آپ سے مخاطب جناب عبداللہ نذیر صاحب، اکبر باغ ڈویژن کے معزز کارپوریٹر علی جناب میناز صاحب، محترم مسعود صاحب، محترم وحید بھائی صاحب، محترم حنان صاحب، محترم شریف صاحب اور میرے معاشرہ سے آئے ہوئے میرے بھائی نوجوان ایڈوکیٹ محترم جناب انور صاحب، جناب یحییٰ بھائی صاحب، جناب خواجہ نصیر بھائی صاحب، محترم وحید صاحب اور ہمارے فیروز خان صاحب، علیم بھائی صاحب، موسیقی صاحب، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری پس و پردہ ماؤں و بہنوں، آج جیسا کہ ابھی ہمیں 30 اپریل کے دن ہمیں ایک ووٹ اپنا قیمتی ووٹ نقیب ملت بیرسٹر صدر وزیر صاحب رکن پارلیمنٹ کے حق میں دینا ہے، اور اس حلقے کے معزز رکن اسمبلی اور موجودہ ہمارے مجلس کے امیدوار بے باک قائد نوجوانوں کی دل کی دھڑکن جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب کے حق میں ہمیں ووٹ دینے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ہندوستان میں فرقہ پرست طاقتیں ابھر کے آ رہی ہے، فرقہ پرستی کا زہر اگالا جا رہا ہے۔ ان فرقہ پرست طاقتوں کو شکست پاس دینے کے لیے کل مجلس اتحاد المسلمین آپ کا ساتھ ہے۔ ان فرقہ پرست قوتوں کو ہم کو سیکولر طاقتوں کے ساتھ کچل دینے کی پہلے سے زیادہ سخت ضرورت ہے، کیونکہ فخر ملت حضرت عبدالواحد اویسی صاحب قبلہ علیہ رحمہ، سالہ ملت الحاج سلطان سروج اویسی صاحب معزز رکن پارلیمنٹ کی جو فراست، جو شجاعت، جو بہادری ہے، ان کو ہم سب ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سلام کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے درمیان میں نقیب ملت بیرسٹر صدر اویسی صاحب، حبیب ملت اکبر اویسی صاحب کی جینرک فراست، شجاعت، بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس ہفتے کے معزز رکن اسمبلی جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب کی کامیابی کے لیے، جناب معزز رکن پارلیمنٹ جناب بیرسٹر صدر اویسی صاحب کی کامیابی کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں۔ وہ نریندر مودی جس نے ہندوستان میں گجرات میں جس طرح سے معمولی سائز کے ذریعہ مسلمانوں کو کاٹا گیا، میں ہماری مجلس اتحاد المسلمین یہ جماعت ہے جو انسانیت نواز پر یقین رکھتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد کی پاسبان رہی ہے، سیکولرزم کی پاسبان رہی ہے۔ حیدرآباد میں شہر حیدرآباد میں دیکھیے سب سے میئر عالم علی پوشاہ کو دیا گیا، سلطان صاحب کو دیا گیا، جی ایم پی شورا ڈپٹی میئر رہے، اور آج بھی جو ہے ہماری جماعت چاروں طرف عیسائیوں بھائیوں کو بھی لے کر چل رہی ہے، دلتوں کو میں زیادہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے معزز رکن اسمبلی بھی آنے والے ہیں۔ معزز کارپوریٹر جناب احمد بلالہ صاحب تشریف فرما ہے، میں آپ کو احمد بلالہ صاحب نقیب ملت احمد بلالہ صاحب پتنگ کو نقیب ملت احمد بلالہ صاحب، شکریہ، خدا حافظ۔ علی جناب عبداللہ نذیر صاحب اکبر باغ ڈویژن کاؤنسلر آپ سے مخاطب فرمائیں۔ اٹھ کے اب بزم کا کچھ اور ہی انداز ہے، اٹھ
لوح کے اب بزم کا کچھ اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں اسد الدین اویسی کی آواز ہے۔ حاجی جناب احمد بن عبداللہ بلال صاحب مجلسی امیدوار حلقہ حاضہ، ٹائپ پہ تشریف فرما جناب سید منہاج الدین صاحب کارپوریٹر، جناب محمد وحید الدین صاحب، شریف محمد خان صاحب، یحییٰ خان صاحب، مصطفیٰ علی صاحب، جناب انار صاحب، فیروز خان صاحب، فیروز اعظم خان صاحب، ٹائپ پہ تشریف فرما محلے کی بزرگ شخصیت محبوب علی صاحب، اور ٹائپ پہ تشریف فرما دیگر بزرگان محلہ، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پس پتا بیٹھ کر سننے والی عزت ماں اور بہنوں، حضرات، یہ 2014 کے جو عام انتخابات ہیں اسمبلی اور پارلیمنٹ کے، جن حالات میں ہو رہے ہیں آپ حضرات واقف ہیں کہ آج ہندوستان دو راہے پر کھڑا ہوا ہے۔ ایک طرف بھارتیہ جنتا پارٹی، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، سوچینا، RSS، یہ تمام جماعتیں متحد ہو کر یہ چاہتی ہیں کہ ہندوستان پر اپنا دوبارہ اقتدار حاصل کریں، اور دوسری طرف ہندوستان کی سیکولر جماعتیں کمزور نظر آ رہی ہیں، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان فرقہ پرست طاقتوں کو ہندوستان پر برسر اقتدار آنے سے روکیں۔ ان حالات میں نقیب ملت الحاج بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے یہ بیان دیا کہ ہندوستان کی اقلیتیں، مسلمان، دلت، بیکورڈ کلاس اور کرسچن متحد ہو جائیں تو پھر فرقہ پرست طاقتوں کو اقتدار پر آنے سے روکا جا سکتا ہے، اور ہندوستان کی ان فرقہ پرست طاقتوں نے وزارت عاظمہ کے عہدے کے لیے ہندوستان کی ناپسندہ شخصیت کو وزارت عاظمہ کے عہدے کے لیے پیش کیا ہے۔ ان حالات کے اندر ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ نقیب ملت نے ہمیں پیام جو دیا ہے اس پیام پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ حضرات، ہندوستان آزاد ہوئے 60 سال سے زیادہ عرصہ ہوا، اور اتنے طویل عرصے کے اندر آپ نے دیکھا کہ کئی لہریں چلی ہندوستان کے اندر، لیکن یہ تمام لہریں آندھرا پردیش کی سرحد سے ٹکرا کر جو ہے واپس ہو گئی، اور آج جس لہر کا جو ہے میڈیا چرچا کر رہی ہے، یہ لہر بھی انشاءاللہ آندھرا پردیش کے قریب تک نہیں آ پائے گی، کیونکہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین موجود ہے، یہاں پر نقیب ملت الحاج بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت موجود ہے، اور اس قیادت کے رہتے ہوئے کسی لہر کا جو ہے یہاں پر آنا ناممکن ہے۔ حضرات، مجلس اتحاد المسلمین اس سرزمین پر اپنی خدمات کا ایک ریکارڈ رکھتی ہے۔ میں جو کچھ کہا ہوں ایک حقیقت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے ایسے کئی حالات کو دیکھا۔ ہندوستان میں آج جو حالات چل رہے ہیں، ایسے اس سے زیادہ سنگین حالات کو مجلس اتحاد المسلمین نے دیکھا۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا جو دوبارہ حیہ عمل میں آیا، ان حالات کے اندر عمل میں آیا۔ ہندوستان میں آج ویسے حالات نہیں ہیں۔ اپنے بزرگوں سے پوچھو، بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے، جب وہ منظر کو بزرگ اپنی نظروں کے سامنے لاتے ہیں تو ان کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں کہ ایسے حالات کے اندر جبکہ پولیس ایکشن کے نام پر اس سرزمین پر ہمارے آباء و اجداد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اتنا ظلم و ستم کیا گیا، اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ لوگ ڈر اور خوف کے مارے اپنی شناخت ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، سر پر ٹوپی پہننے کے لیے گھبرا رہے تھے۔ بزرگوں سے پوچھئے کیسا ظلم ہوا اسی سرزمین پر ہمارے آباء و اجداد پر؟ اس وقت کی مرکزی حکومت نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کی
اور اس تحقیقاتی کمیٹی نے کہا کہ سرزمین حیدرآباد دکن میں 1.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا. ہماری ماں اور بہنوں نے اپنی عصمتوں کو بچانے کے لیے بوریوں میں چھلانگ لگا دی. ہمارے نوجوانوں کو قطار میں کھڑا کر کے گولیوں سے خون دیا گیا. کیا ایسے حالات کو ہم نے دیکھا؟ آج کے حالات پر پریشان ہونے والوں، ذرا یاد کرو ہماری تاریخ کو. اس زمین پر اپنے خون کو ہم نے بہایا ہے. تو یہ حالات ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. مجلس اتحاد المسلمین وہ جماعت ہے جو ان حالات کے اندر فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی صاحب نے آواز دی کہ اے مسلمانوں، تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. تم کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم کے اطراف جمع ہو جاؤ. اور رفتہ رفتہ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے اطراف جمع ہوتے گئے، اور آج مجلس اتحاد المسلمین ایک مضبوط سیاسی جماعت کی حیثیت سے جو آپ کے سامنے ہے، وہ فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی صاحب کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. فخر ملت کو اس جدوجہد کے دوران اس وقت کی حکومت نے 11 مہینے تک جیل میں بند کر دیا، اور اس وقت کی حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ فخر ملت کو جیل میں بند کر کے ان کے عزائم کو کمزور کیا جا سکتا ہے یا مجلس کے سفر کو روکا جا سکتا ہے. لیکن فخر ملت نے 11 مہینے تک جیل میں بند رہنے کے بعد جب رہا ہوئے تو انہوں نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا. فخر ملت کے بعد سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب علیہ الرحمہ نے مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کو سنبھالا، اور سالار ملت کی خدمات، ملت اسلامیہ کبھی جو ہے سالار کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنی جوانی سے لے کے آخری وقت تک ملت اسلامیہ کی خدمت کی. اور سالار ملت کے انتقال کے بعد نقیب ملت الحاج بارسٹر الدین اویسی صاحب نے مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کو سنبھالا، اور نقیب ملت کی خدمات سے آج بچہ واقف ہے کہ آج نقیب ملت حیدرآباد سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ آج نقیب ملت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی، دلت طبقے کی اور بیکورڈ کلاس کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پارلیمنٹ کے اندر 542 ارکان پارلیمنٹ ہیں، لیکن نقیب ملت الحاج بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو سنسد رتن کے اعزاز سے سرفراز کیا گیا. یہ ان کی خدمات کا نتیجہ ہے. یہ آپ حضرات کی دعاؤں، مجلس اتحاد المسلمین سے وابستگی کا نتیجہ ہے کہ نقیب ملت الحاج بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو سنسد رتن کے اعزاز سے نوازا گیا. مجلس اتحاد المسلمین کی اس بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہاں کی سابقہ کانگریس حکومت کے سربراہ کرن کمار ریڈی اور یہاں کی پولیس نے حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کو گرفتار کیا. 40 دن تک انہیں جیل میں بند رکھا، اور یہ سمجھ رہی تھی پولیس اور کرن کمار ریڈی کہ اکبر الدین اویسی صاحب کو جیل میں بند کر کے ان کے عزائم کو کمزور کیا جا سکتا ہے یا مجلس کے سفر کو روکا جا سکتا ہے. لیکن اکبر الدین اویسی فخر ملت کے پوتے ہیں، وہ فخر ملت جو 11 مہینے تک جیل میں بند رہ کر جب رہا ہوئے تو انہوں نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا. تو پھر اکبر الدین اویسی اس طرح 40 دن تک جیل میں بند رہنے کے بعد اپنے عزائم کو کمزور کر سکتے ہیں. آج الحمدللہ اکبر الدین اویسی صاحب نئے جوش اور نئے جذبے کے ساتھ آپ کے درمیان میں ہیں. حضرات، یہی نہیں، مجلس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی جان لینے کی بھی کوشش کی ہے. دشمنان مجلس نے اکبر الدین اویسی صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا. اے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ذرا اس منظر کو یاد کرو جسے تم نے اخبارات میں اور میڈیا پر دیکھا کہ کس طریقے سے دشمنان مجلس حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب پر ٹوٹ پڑے. یہ ان کا ایمانی جذبہ تھا کہ انہوں نے ایسے وقت کے اندر، جبکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب اس پر جان لیوا حملہ کیا جاتا ہے، جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ
मदद के लिए किसी को पुकारता है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ईमानी जज्बे को सलाम कीजिए कि उनके मुंह से, उनकी जबान से यही अल्फाज निकल रहे थे कि या अल्लाह या रसूल अल्लाह, यह हबीब मिल्लत की जबान से जो है अल्फाज निकल रहे थे। तो उनकी ईमानी जज्बे को सलाम कीजिए। आप ही की दुआओं का नतीजा है, ये मासूम बच्चों की दुआओं का नतीजा है, ख़वातीन की दुआओं का नतीजा है, बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा है, नौजवानों की दुआओं का नतीजा है। आयत करीमा का एहतमाम किया, खत्म कुरान का एहतमाम किया, दुआएं की, जिसका नतीजा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानलेवा हमले में जो है सेहतियाब हुए। और ये बात याद रखिए कि अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहता है, दुनिया की कोई ताकत उसे जो है खत्म नहीं कर सकती। और ये हमला कब हुआ वो भी याद दिलाता चलो। 30 तारीख को पोलिंग का दिन है, 30 अप्रैल पोलिंग का दिन है, और इसी 30 अप्रैल को याद कीजिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ वो भी 30 अप्रैल को हुआ। लिहाजा पोलिंग के दिन नौजवानों उस मंजर को जहन में लाओ जबकि दुश्मनाने मजलिस ने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पर कातिलाना हमला किया, किस तरीके से टूट पड़े। उस मंजर को जहन में लाओ और निकल पड़ो अपने घरों से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए निकल पड़ो। न सिर्फ आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, अपने तमाम घर वालों को वोट डालने के लिए पूरी बूथ कीजिए। पड़ोस में देखिए कि कौन अपने हक के वोट का इस्तेमाल नहीं किए, उन्हें राग़िब कीजिए। और जैसा नकीब मिल्लत ने कहा है कि 100% पोलिंग होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह मलकपेट के जय्याले नौजवान, यहाँ के बेशऊर बुजुर्ग और हमारी ख़वातीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपनी वाबस्तगी का सबूत देते हुए 30 अप्रैल के दिन अपने तारीख साफ फैसले के जरिए उन ताकतों को जवाब देंगे जो हिंदुस्तान के अंदर हमारी जान और माल के दुश्मन हैं। 30 अप्रैल को आपको अपने तारीख साफ फैसले के जरिए उन ताकतों को जवाब देना है जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की निशानी बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार हैं। 30 अप्रैल को आपको अपने तारीख साफ फैसले के जरिए उन ताकतों को जवाब देना है जो मुल्क में एक साथ सिविल कोड लाना चाहती हैं। 30 अप्रैल को आपको अपने तारीख साफ फैसले के जरिए उन ताकतों को जवाब देना है जो आपके पर्सन अल्लाह को खत्म करना चाहती हैं। 30 अप्रैल को आपको अपने तारीख साफ फैसले के जरिए उन ताकतों को जवाब देना है जो आपकी जबान को खत्म करना चाहती हैं। हजरात, इस मौके पर मैं हल्के मलकपेट का जो माहौल चल रहा है, सियासी माहौल, आपको बाखबर करना जरूरी समझता हूं कि आज हल्के मलकपेट के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, कांग्रेस, टीआरएस और वाईएसआर का कांग्रेस दीगर उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में हैं, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब अहमद मलाला साहब को उम्मीदवार की हैसियत से आपके सामने पेश किया है। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये टीआरएस, कांग्रेस और दीगर जितनी जमातें हैं, इन तमाम जमातों के उम्मीदवार अंदरूनी तौर पर साजिश कर चुके हैं। ये लोग बंद कमरों के अंदर मीटिंगें करके इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हल्के असेंबली में कामयाबी से रोका जाए। इन हालात से बाखबर करना आप हजरात को जरूरी है कि आज ये जितने कांग्रेस, टीआरएस, वाईएसआर, ये तमाम जमातें जो है मुत्तहिद हो गई हैं और साजिशें कर रही हैं। कहां कहां बैठ रहे हैं ये लोग, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इसका बखूबी इल्म है। आप हजरात को बाखबर करना जरूरी है। तो इन साजिशों का जवाब देने के लिए हमें जो है प्लानिंग करनी है। किस तरीके से प्लानिंग करना है, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला मौलाना साहब आपको अपने खिताब में बताएंगे कि इंशाअल्लाह
यहाँ पर प्री प्लान तरीके से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इलेक्शन में काम करेगी और नकीब मिल्लत ने 100% पोलिंग कराने के लिए जो हिदायत दी है, इंशाअल्लाह उस पर अमल किया जाएगा। और इसके लिए नौजवानों तुम्हें तैयार रहना है। और मैं इस मौके पर यह भी बताता चलूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अहमद बलाला साहब को हल्के मलकपेट से दोबारा उम्मीदवार की हैसियत से जो पेश किया है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हल्के असेंबली मलकपेट के अंदर जो तरक्याती काम किए हैं, यहाँ के राय दहिंदे अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अहमद बलाला साहब ने न सिर्फ तरक्याती काम करवाए, बल्कि रात के किसी भी हिस्से में अगर बलाला साहब को कोई भी टेलीफोन करता है नौजवान, तो बराबर बलाला साहब उस टेलीफोन को रिसीव करते हैं। न सिर्फ रिसीव करते हैं, अगर कोई पुलिस का मामला आया तो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, कोई हादसा होता है तो दवाखाने को पहुंच जाते हैं। आपके दरमियान में हमेशा मौजूद रहने वाली शख्सियत अहमद बलाला साहब आपके दरमियान में है और इन खिदमात के लिए आपको मालूम है कि अहमद बलाला साहब को बेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया गया। यह आप हजरात की के दुआओं और ताउन का नतीजा है कि बेस्ट एमएलए का अवार्ड अहमद बलाला साहब को दिया गया है। लिहाजा मैं आप हजरात से फिर गुजारिश करता हूं कि 30 अप्रैल को अपने एक वोट का इस्तेमाल कराएं, बटन के निशान पर बटन दबाकर नसीब मिल्लत के हाथ मजबूत करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अली जनाब यहिया खान साहब एडवोकेट आपसे मुखातिब फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहनशीन पे तशरीफ फरमा जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, जनाब नज़ीरुल हक साहब कारपोरेटर मलकपेट, जनाब इनाजुद्दीन साहब कारपोरेटर अकबरबाग, मसूद साहब, नसीर साहब, फिरोज साहब, फिरोज आजम साहब और मेरे दूसरे डाइस पे बैठे हुए मजलिस के कायदीन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और पसे पर्दा सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, मैं आज आपके सामने अपनी बात रखने से पहले एक शेर मर्द आहन की तरफ नजर करना चाहता हूँ। अदाएं मुस्तहकम हो तो हो जाती है बलाएं पसपा, अदाएं मुस्तहकम हो तो हो जाती है बलाएं पसपा, कितने तूफान पलट देता है एक साहिल तन्हा। भाइयों, आपने अभी सुना मोदी की बूंदी की लहर चल रही है। मैं आपको बता दूं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सोनामी में ये मोदी की लहर बचने वाली नहीं। मैं आपको सरसरी तौर पे ये बताकर चले जाऊंगा कि हिंदुस्तान की 65 साल आजादी की तारीख रही कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का जब से वजूद हुआ, बहादुद्दीन अवैसी साहब पर, सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब पर, नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब पर और अकबरुद्दीन अवैसी साहब पर आप जरा तारीख उठाकर देखिए तो आपको इल्म हो जाएगा कि इनके जज्बात को दबाने के लिए संचल से, दिल्ली से, वहां के वजीर आजम, हिंदुस्तान और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टरों की एक कोशिश रही है कि इन पर झूठे इल्जामात के तहत मुकदमा दायर किए जाए। अभी आपके सामने मुखर्रीन बयान कर रहे थे कि बहादुद्दीन अवैसी साहब ने जेल की सोबतें बर्दाश्त की, सालाना मिल्लत ने जेलों में जेल की सोबत बर्दाश्त की। असदुद्दीन साहब को हाल ही में गिरफ्तार किया गया, अकबरुद्दीन साहब पर भी गिरफ्तारी अमल में आई। 17 मुकदमात आज की तारीख में इस नौजवान हरकियाती कायद के ऊपर मुसल्लत किए गए। सिर्फ किस लिए? वजह सिर्फ यह है
کہ وہ حق بولتا ہے, بے بات بولتا ہے, روڈ پہ بھی بولتا ہے, ایوان اسمبلی میں بھی بولتا ہے. اسی لیے یہ چیز کرن کمار ریڈی کو برداشت نہیں ہوئی, یہ چیز وائی ایس آر کو برداشت نہیں ہوئی اور مقدمات کی بوچھار ڈال دیا گیا. 153A کے تحت ان کے اوپر مقدمات لگائے گئے. 153A کیا ہے؟ انڈین پینل کوڈ کا سیکشن ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیکشن دو کمیونٹیز کے بیچ میں تفریقہ پیدا کرنے والا سیکشن ہے. ارے مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ رہی, ارے تم ذرا اٹھا کر تو دیکھو کہ مجلس اتحاد المسلمین نے ہندو اور مسلمان دونوں کا ساتھ لے کر چلا ہے. ارے یہاں کا میئر کون تھا؟ اگر ہم فرقہ پرست جماعت ہوتے تو ہمارا میئر پرکاش راؤ نہیں ہوتا. ہمیں فرقہ پرست جماعت کہتے ہو, تمہیں شرم آنا چاہیے. ارے فرقہ پرست تو تم ہو, تم تو یکتا سیل کھول لانے کی کوشش میں ہے, تم تو بابری مسجد کا مسئلہ اٹھانے کی کوشش میں ہے, تمہارے منشور میں یہ چیز ہے. تم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ہندو اور مسلمان بھائیوں کو الگ الگ کر دے. تم تو امریکہ کے ایجنٹ ہو, تم تو اسرائیل کے ایجنٹ ہو. میں یہ بات واضح آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں, آندھرا الگ ہو گیا, تلنگانہ الگ ہو گیا تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں, مگر امریکن یہ چاہتے ہیں مودی کو وزیر اعظم بنا کر, اسی لیے بتا رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے یہ ذہن بنانے کی کوشش میں ہے کہ مودی کی لہر چل رہی ہے, مودی کی لہر چل رہی ہے. میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ کسی کی لہر نہیں چل رہی ہے, بلکہ سیکولرزم کی انشاءاللہ لہر چلے گی. اگر آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ تعالی مودی وزیر اعظم کی سیٹ نہیں بلکہ جس مقام سے وہ ٹھہرا وہاں پر بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا. آپ کو متحد ہو جانا چاہیے. اس وقت حالات آپ کو بخوبی آپ جانتے ہیں کہ حلقے ملک پیٹ سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے سنگھ پریوار, بی جے پی, آر ایس ایس اور تلگو دیشم اور وشوا ہندو پریشد اور دوسری جماعتیں مخفی طور پر, خفیہ طور پر سازشیں کر رہے ہیں کہ آپ کے موجودہ امیدوار کو ناپاک سازشیں کر رہے ہیں کہ اسے ناکام کیا جائے. میں اسے آپ پر اور آپ کا مجھ پر حق ہے کہ آپ کرنے کی بنیاد پر, شریعت کی بنیاد پر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے خواہش کو منتخب کریں. کیا آپ ہندو لا کے اندر امائنمنٹ چاہیں گے؟ بالکل نہیں. ارے ہمارے بچے شہید ہو جائے, ہم شہید ہو جائے, ہمیں گولیاں لگ جائے, ہمیں قبرستان پہنچا دیا جائے, ہمیں کفن پہنا دیا جائے, لیکن ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے ہماری شریعت کے اندر مداخلت. آپ بخوبی جانتے ہیں مودی کا منشور ہے کہ ہمارے مسلم پرسنل لا کے اندر مداخلت کرے اور اس کے اندر امائنمنٹ کرے, اس کو ماڈرنائز کرے. ارے مودی تیرے یہ خیالات تو اپنی حد تک ہے, تو ان خیالوں میں بالکل کامیاب نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ 30 تاریخ کے دن ہم پچھلے جو الیکشن ہوا 2009 میں اس طریقے کا کام اس بار انشاءاللہ نہیں کریں گے. 52% ہوئی ہے صاحب ووٹ, کیا 48% ووٹ کیا ہم ہمارے مخالف لوگوں کے حق میں استعمال کرنا چاہتے؟ ہماری پچھلے الیکشن کے اندر مسلمانوں کی اور میرے سیکولر بھائیاں, ہندو بھائیوں نے 52% ووٹ استعمال کیے مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں. لیکن میں آپ کو ایک بات اور ایک وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس بار 52%, 62%, 80%, 90% پولنگ ہرگز نہیں, بلکہ اس بار آپ کو چاہیے, آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں سارے فرقہ پرست جماعت ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہیں. آپ کبھی دیکھیں اس حلقے کے اندر کوئی بی جے پی کا امیدوار یہاں سے گزرا یا کوئی جلسہ کرا؟ نہیں.
وہ اس لیے نہیں کرے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پوری طریقے سے خفیہ طور پر انہوں نے میٹنگیں کر کے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر مجلس اتحاد المسلمین کی پولنگ کو روکا جائے اور 50-60% ہو تو وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ ان کی سازش ہے, خفیہ طور پہ یہ سازشیں کر رہے ہیں. لہذا میرے بزرگوں سے, نوجوان دوستوں سے اور میری ماں اور بہنوں سے یہ التجا ہے کہ آپ 30 تاریخ کے دن ہمارے اس حلقے سے 100% اگر انشاءاللہ ووٹنگ ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کا یہ امیدوار اللہ کے فضل و کرم سے بمپر میجارٹی سے کامیاب ہوگا. اگر اس بار 52% ووٹنگ ہوگی تو ہم خطرے میں پڑ جائیں گے. 62% بھی ہوگی تب بھی یہ برداشت نہیں ہوگا. 73, 74, 75, 80, 90 نہیں بھائیوں, آج ہمیں اتحاد کا ثبوت دینا ہے اور 100% ووٹنگ انشاءاللہ کریں گے نا بھائی. بھائیوں, میری آپ سے گزارش اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے پہلے ارلی اوورز کے اندر اپنے ووٹ کا استعمال کریں, اپنی ماں اور بہنوں کو پولنگ اسٹیشن لے جائیں اور پھر وہاں اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کی طرف بھی توجہ کیجیے کہ کیا وہ لوگ ووٹ ڈالے ہیں یا نہیں. آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ 103 سالہ ضعیف العمر شخص کشمیر میں ووٹ دیتا ہے. ارے ہم تو نوجوان ہیں نا, ہمارا 60 سالہ 70 سالہ ضعیف عمر بھی آدمی انشاءاللہ کلمے کے حساب سے جذباتی ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جنگوں میں نوجوانوں کے ہاتھ میں کلمے کا جھنڈا دیا کرتے تھے. کس لیے کہ نوجوانوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے, ہوش ہوتا ہے. نوجوان ہوش کھوتا نہیں, نوجوان ہوش سے کام کرتا ہے. اگر آپ یہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم مودی کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. وہ حلقے ملک پیش کو میں انشاءاللہ تعالی اس بار 100% اللہ نے چاہا تو ووٹنگ ہونی چاہیے. میری آپ لوگوں سے پھر ادب گزارش ہے کہ 100% ووٹنگ کروائیے. وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اپنے خیالات بیان نہیں کر سکتا. بہت سارے اور مقررین آپ کے سامنے موجود ہیں. ایک شعر کہتے ہوئے آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. الٹی گنگا پھر سے بہاریں کیا کرتے کی کیا نہیں کی, انڈوں پہ مودی کو انڈوں پہ بٹھا رہے کیا کرتے کی کیا نہیں کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ کے حضرت عزیز امیدوار عالی جناب احمد بلالہ صاحب آپ سے مخاطب فرمائیں. ارکان بلدیہ, دوستوں, نوجوان ساتھیوں, پس پردہ سننے والی میری عزت ماں اور بہنوں, جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں 30 تاریخ کے دن آپ تمام کو نکل کر جو الیکشنز ہے, پارلیمانی انتخابات اور اسمبلی کے انتخابات, اس کے لیے آپ کو اپنے نمائندوں کے لیے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ 2009 میں پہلی بار حلقہ ملک پیٹ سے مجلس اتحاد المسلمین نے کامیابی حاصل کی تو یہ صرف اور صرف آپ تمام کی جستجو اور جدوجہد کا نتیجہ ہے. آج مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی چل رہی ہے. آج ہمارے بیچ کے بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اور ہم کو گمراہ کیا جائے. آج ضرورت یہ ہے کہ ہم تمام کو, ہر ایک کو, جو جدوجہد جو محنت سے آپ لوگوں نے یہ سیٹ کو حاصل کیا, اس سیٹ کے لیے حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. مجلس اتحاد المسلمین نے پچھلے 5 سال میں کروڑوں روپے کے کام کروائے. آپ تمام لوگ واقف ہیں, نہ صرف کے کالے ڈیرے میں, یہاں کے اطراف پورے گراؤنڈوں کے اندر, خدیم ملک پیٹ کے اندر, ہر بستی میں بلا مذہب و ملت کسی کا بھی کام ہو, آپ تمام لوگ گواہ ہیں. مجلس اتحاد المسلمین نے ہر علاقے میں کام کروایا, ترقیاتی کام ہر علاقے میں کیا گیا. آج بی جے پی
और ये तेलुगु देशम इत्तेहाद कर आज तरक्याती कामों के ऊपर बात नहीं की जा रही, आज डेवलपमेंट की बात नहीं की जा रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 साल से एक भाईचारगी का माहौल यहां पर बना के रखा, कोई नाखुशगवार वाकया होने नहीं दिया। यहां तक के जो पुलिस का जुल्म होता था, मजलिस यहां आने के बाद पुलिस की मजाल नहीं हुई कि किसी के ऊपर जुल्म कर सके। ये चीज को देखना चाहिए। आज फिरका परस्ती की बात करते हैं, ये बीजेपी का वेंकट रेड्डी आज डेवलपमेंट की बात नहीं करता, इनको डेवलपमेंट की बात करना नहीं आता। आज मजबूर है, मजलिस के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, इसलिए खाली हिंदू मुस्लिम अलग अलग कर एक फिरका परस्ती का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। जो ये मलकपेट की आवाम जो बखूबी वाकिफ है, ये इनके मंसूबे में इनको कामयाब नहीं होगी। आज ये परेशान है, आज ये आरएसएस और बीजेपी परेशान है कि मजलिस ने इस तरीके से काम किया कि आज कोई तफरीका बाकी नहीं रहा। वो परेशान है, मेरे एससी एसटी बैकवर्ड क्लास भाई जो मजलिस की तरफ आ रहे हैं, ये देखकर वो परेशान है। उनका मकसद फेल हो रहा है, उनका मकसद ये है कि डिवीजन तफरीका पैदा करके रखिए। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप तमाम को निकलकर 30 तारीख के दिन अपने एक वोट का इस्तेमाल करना होगा। तरक्याती काम काफी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, तरक्याती काम तो हमेशा होते रहेंगे। यहां पर यहां के लोग गवाह हैं, जब यहां पर बारिश होती है तो ऊपर से पानी आता है, पूरे बस्तियां भर जाते हैं। इसके लिए करोड़ों रुपए के स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स डाले गए। आज तक जो यहां पर कोई काम नहीं करवाया गया था, उतने काम करवाए गए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला तरक्याती काम तो हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो हमको कंसंट्रेट करना है, वो सबसे ज्यादा अहम जरूरत है। वो जरूरत ये है कि हमारे नौजवानों को और मलकपेट के अंदर जो नौजवान बेरोजगार हैं, उनके रोजगार का मसला है, गवर्नमेंट की स्कीम्स का मसला है। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स का बराबर तरीके से इस्तेफादा नहीं हो रहा है, वो इस्तेफादा उठाने का मसला है। आज आने वाले दिनों में मजलिस इसी के ऊपर काम करेगी, मजलिस नौजवानों के रोजगार के ऊपर काम करेगी। मजलिस अखिलती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से माइनॉरिटीज को और एससी एसटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से एससीज को, एसटीज को और बैकवर्ड क्लास को हर महाज के ऊपर लोन्स और जॉब दिलाने की कोशिश करेगी। आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एक मुहिम छेड़ी है कि हम माइनॉरिटीज, एससी, एसटी और दलित सब मिलकर अगर साथ चले बैकवर्ड क्लास को लेकर, तो मजाल नहीं है किसी की कोई हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर सके जब तक ये लोग नहीं जाए। आपको ये चीज गौर करनी चाहिए, आपको ये चीज गौर करनी चाहिए कि आज मुल्क किस तरफ जा रहा है। आज हर घर में एक मसला है, हमारे नौजवानों के ऊपर एक मसला है, रोजगार का मसला है, हमारी मां बहनों का, उनके रोजगार का मसला है। हर चीज को गौर करने की जरूरत है। आज ये फिरका परस्त ताकतें सिर्फ इनका मकसद यही है कि ये कैसे यहां पर तफरीका डाला जाए। हर महाज के ऊपर कोशिश की जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतनी भारी अक्सरियत से कामयाबी होगी कि ये लोग सोचते रह जाएंगे। लेकिन इसका एक शर्त है कि आप तमाम लोग को निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करना होगा। आज ये बड़े बड़े एडिटर दफ्तरों में बैठकर ख्याल सारायां कर रहे हैं, ये तो वो मिसाल हो गई कि अखबार बैठ के ये ऐसा हो गया, मजलिस पानी की तरह पैसा बहा रही है। अरे झूठ लिखना बंद करो, ये मुहिब्बाने मजलिस है, ये जानते हैं तुम इनका मजाक उड़ा रहे हो, ये जानते हैं मजलिस पैसा बहा रही है या नहीं। ये बिलखुलूस मोहब्बत से मजलिस का काम करते हैं। पैसे की बुनियाद के ऊपर या झूठ पैसे लेकर झूठ लिखना तुम्हारा पेशा है अखबार में। मलकपेट की आवाम पैसे के लिए कभी आगे नहीं बढ़ी, सिर्फ मोहब्बत से काम करती है और मोहब्बत से काम करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपने असेंबली, अपने पार्लियामेंट हमेशा आवाम के दरमियान में रहा। मोहब्बत दी गई है मजलिस को। यहाँ पर तुम पैसे की बुनियाद के ऊपर, तुम बीजेपी से, आरएसएस से पैसे लेके तुम लोगों को गुमराह करने के लिए तुम अखबार में ये लिख रहे हो, तुम आरएसएस के एजेंट हो, तुम आरएसएस के एजेंट हो, तुम बीजेपी के एजेंट हो, तुम सियासी बेरोजगार हो गए, इसलिए तुम आज लिख रहे हो कि हमारे में निफाक डाला जाए। आप लोग गवाह हैं, आज जिस तरीके की तहमत
अखबार में लगाई जा रही है, आप लोग उसके शाहिद हैं, आप लोग गवाह हैं। मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। क्या मलकपेट में पैसे की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा है? मलकपेट में मोहब्बत की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, मोहब्बत की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, मिल्लत की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये लोग गुमराह करने के लिए आपको अपने अखबारें काले कर रहे हैं। आपको मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर एक एक वोट का इस्तेमाल करना होगा। मजलिस के लिए 2 उम्मीदवार आप मैदान में है, हल्के पार्लियामेंट से बारिश असदुद्दीन अवैसी और असेंबली से दोनों का इम्तियाजी निशान पतंग है। आप बिलखुसूस मेरी नौजवानों से और मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से, बुजुर्गों से, हर एक से गुजारिश है कि आप सुबह अव्वलिन वक्त अपने हर एक वोट का इस्तेमाल करें। मजलिस आपकी जमात है, आप मजलिस आपके दरमियान में 5 साल रहती है। आपका फर्ज है कि आप मजलिस को एक दिन नहीं दे सकते। आप रात में 2 बजे अगर से फोन करते हैं तो मजलिस आपके दरमियान में आती है। मेरा एक बच्चा, मेरा एक भाई अगर से कोई पुलिस वाला चालान कर रहा है तो वो फोन करता है तो मजलिस उसका रिस्पॉन्ड करती है। तो क्या आज मजलिस का तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप तमाम को निकलकर, क्या आप तमाम लोग सुबह अव्वलिन वक्त हर एक जना पोलिंग बूथ के ऊपर रहेगा या नहीं रहेगा? मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। हाथ उठा के बोलिए, सब निकलेंगे मजलिस के लिए या नहीं निकलेंगे? न सिर्फ आप निकलेंगे, अपनी इज्जतदार माँ और बहनों को लेकर निकलेंगे, चौक दर चौक अपने मोहल्लों से निकलकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम का जो आपने 5 साल मजलिस को इतनी मोहब्बत दी। इंशाअल्लाह ताला ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले दिनों में जो तमाम कमजोर तबकात और हमारे जो लोग कमजोर है, जो स्लम्स में हैं, उन तमाम को आज मैं एक साफ तरीके से कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई घर नहीं होगा, चाहे वो काला डेरा स्लम हो या फूलबाग स्लम हो या मूसा नगर हो, रसूलपुरा हो, गांधी नगर हो, संकेश्वर बाजार हो, गड्डे नारायण हो, कोई भी स्लम हो, ऐसा कोई स्लम नहीं होगा जिसके अंदर गैस सिलेंडर ना हो। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दीपम पक्कम से नहीं मिल रहा तो सालार पकवान गैस नाम से हमेशा सिलेंडर मैदान में लेकर आ रही है। और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन और SC/ST फाइनेंस कॉर्पोरेशन से हर एक को लोन दिलवाया जाएगा। आज आने वाले दिनों में इसके ऊपर काम किया जाएगा। स्कॉलरशिप बराबर तरीके से हमारे बच्चों को नहीं मिल रही है। हमारा काम है कि हम इन स्कीमात का फायदा उठाएं। हमारे में फौकदान है तो इस चीज का फौकदान है कि हम अप्लाई कोई चीज के अंदर नहीं करते। हमारे पास मालूमात का फौकदान है। हमको चाहिए कि हम जो भी स्कीमात गवर्नमेंट के हैं उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल उठाएं। आप दाखिल करिए, आपके नुमाइंदे हैं, आपके नुमाइंदे हैं। मैं कहता हूं आप दाखिल करिए, फिर उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है, आप दाखिल करने के बाद उनके बाप को भी आपको देना पड़ेगा। मैं यही कहूंगा कि आप 30 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर निकले, अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करें। ये लोग बरगला रहे हैं, इनके बातों में मत आए। आज मुकाबला सख्त है। आपको और हमको गुमराह करने के लिए अखबारों को काला किया जा रहा है। आपको हमको गुमराह करने के लिए तमाम चीजें लिखी जा रही है। आज ये लोग इस बात के ऊपर आगे हैं कि अंगूर खट्टे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप 30 तारीख के दिन निकलकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल कीजिए, मजलिस को कामयाब बनाइए। शुक्रिया खुदा। का ऐलान किया जाता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कल हल्का मलकपेट में इंतखाबी जलसे यहाँ मौलाना होटल छोरी नाद अली बेग के पास होगा। नकीब मिल्लत अलहाज बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस जलसे की सदारत करेंगे। अहमद मलाला साहब का भी खुसूसी खिताब होगा। आप तमाम से शिरकत की खाहिश की जाती है। अहमद भाई साहब, अहमद साहब